वंदे मातरम छात्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। देखो, आज हम एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर बात करेंगे। अपने रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल पढ़ेंगे और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष पढ़ेंगे। बच्चों, हमने पहले वाली कक्षा में रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ा था। रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग, और इस प्रकीर्णन प्रयोग के हमने प्रेक्षण और निष्कर्ष देखे थे। उन्हीं प्रेक्षण और निष्कर्ष के आधार पर रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल पढ़ेंगे और इस नाभिकीय मॉडल के जो दोष या कमियां हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल बच्चों, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की बात करें तो इन्होंने रदरफोर्ड ने प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर एक परमाणु मॉडल आधार पर एक परमाणु मॉडल दिया जिसे नाभिकीय मॉडल भी कहा जाता है, जिसे नाभिकीय मॉडल भी कहते हैं, जिसे नाभिकीय मॉडल भी कहते हैं। तो रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र सिद्धांत या प्रकीर्णन सिद्धांत के आधार पर एक नया मॉडल प्रस्तुत किया जिसे नाभिकीय मॉडल भी कहते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल कहते हैं। और ये जो नाभिकीय मॉडल है, इसकी कुछ अवधारणाएं या कह सकते हो महत्वपूर्ण बिंदु। तो इस रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल यानी प्रकीर्णन सिद्धांत के आधार पर इन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले और निष्कर्ष के आधार पर परमाणु को समझाने के लिए इन्होंने एक मॉडल दिया। और इस मॉडल की बात करें हम तो इनमें इन्होंने कहा सबसे पहले कि परमाणु में एक भारी ठोस नाभिक होता है। एक भारी ठोस नाभिक होता है। सबसे पहली चीज इन्होंने क्या की कि जो आपका एटम होता है, एटम में क्या होता है, एक ठोस और भारी नाभिक होता है जिसमें परमाणु के सभी प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, जिसमें परमाणु के सभी प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, जिन्हें न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, जिन्हें न्यूक्लियॉन कहते हैं, जिन्हें न्यूक्लियॉन कहते हैं। तथा परमाणु के द्रव्यमान में इन न्यूक्लियॉन का योगदान होता है। इन न्यूक्लियॉन का योगदान होता है। अतः भिन्न भिन्न परमाणुओं में न्यूक्लियॉन भिन्न होते हैं। न्यूक्लियॉन भिन्न होते हैं। देखो, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि परमाणु जो होता है उसमें एक भारी ठोस नाभिक होता है और नाभिक में क्या होते हैं, सभी प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन लिख दिया यहाँ पर,
सभी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, सभी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं और इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। तथा परमाणु के द्रव्यमान में इन न्यूक्लियॉन का योगदान होता है, मतलब न्यूक्लियॉन का जितना द्रव्यमान होता है परमाणु का उतना ही द्रव्यमान होता है। और फिर इन्होंने कहा कि भिन्न भिन्न परमाणु में न्यूक्लियॉन भिन्न भिन्न होते हैं, यानी अलग अलग परमाणु का द्रव्यमान भी क्या होता है, अलग अलग होता है। ये इन्होंने पहली अवधारणा दी, एक बार स्क्रीनशॉट लो। देखो इसी में आगे इन्होंने कहा कि ये जो नाभिक होता है, नाभिक का आयतन, नाभिक का आयतन, चलो आयतन शब्द बाद में कहाँ मिलेंगे, पहले ये लेते हैं नाभिक का आकार। नाभिक का आकार बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, अर्थात नाभिक परमाणु का अति अल्प या अति सूक्ष्म, अति अल्प भाग होता है, अति अल्प भाग होता है, अति अल्प भाग होता है। इन्होंने क्या कहा कि नाभिक जो होता है उसका व्यास या आकार बहुत छोटा होता है और परमाणु के नाभिक जो होता है वो परमाणु का अति अल्प भाग यानी परमाणु की तुलना में बहुत छोटा है। अर्थात अगर मान लो अपने परमाणु टेनिस की बॉल है, सॉरी नाभिक के टेनिस की बॉल है, तो परमाणु उसके चारों ओर 5 किलोमीटर का क्षेत्र होता है। आगे इन्होंने कहा नाभिक का व्यास या नाभिक के व्यास कर लेते हैं, चाहिए नाभिक का व्यास 10 की घात -12 से 10 की घात -13 सेमी कोटि का होता है, जबकि परमाणु के व्यास की कोटि 10 की घात -8 सेमी की होती है, 10 की घात -8 सेमी की होती है। तो देखो एक बार वापस देखो, सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि परमाणु में एक भारी ठोस नाभिक होता है जिसमें परमाणु के सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं और इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। तथा परमाणु के द्रव्यमान में न्यूक्लियॉन का योगदान होता है और सभी परमाणु के लिए न्यूक्लियॉन भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात अलग अलग परमाणुओं का द्रव्यमान भी क्या होता है, अलग अलग होता है। फिर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि नाभिक का आकार बहुत कम होता है, अर्थात नाभिक परमाणु का अति अल्प भाग होता है। यदि नाभिक का व्यास जो है वो आपके 10 की घात -12 से 10 की घात -13 सेमी कोटि का होता है, जबकि परमाणु के व्यास की कोटि 10 की घात -8 सेमी की होती है। तो देखो दोनों के व्यास में संबंध निकालें तो मैं ये लिख सकता हूँ dA डायमीटर ऑफ एटम अपॉन dN डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, या हम ऐसे लिख सकते हैं परमाणु का व्यास बट्टे में लिख सकता हूँ मैं नाभिक का व्यास। तो देखो परमाणु का व्यास 10 की घात -8 कोटि का है और नाभिक का व्यास कितना है, 10 की घात -13 कोटि का। तो देखो अगर दोनों को सोल्व करें तो मैं ये लिख सकता हूँ dA अपॉन dN इज इक्वल 10 की घात -8, 13 ऊपर जाएंगे तो घात पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये 10 की घात 13 हो जाएगी। बच्चों जब घातें समान होती है, जब आधार समान होता है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 10 की घात -8 प्लस क्या कर दें 13, तो क्या आ जाएगा dA अपॉन dN बराबर 10 की घात 5 आ जाएगी। यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, dA बराबर लिख सकता हूँ मैं 5 गुणा dN। ये आ गया देखो दोनों के व्यास की कोटि में संबंध।
अगर व्यास की कोटि में संबंध को देखें तो मैं क्या कह सकता हूं, ना परमाणु का व्यास, परमाणु का व्यास नाभिक के व्यास का 10 की घात 5 गुना होता है। यानी नाभिक जो होता है उसके व्यास से परमाणु का व्यास 10 की घात 5 गुना बड़ा होता है। ये इन दोनों में क्या आ गया, संबंध आ गया। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखो। तीसरे पॉइंट में इन्होंने कहा कि नाभिक जो होता है, नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या न्यूक्लियन, न्यूक्लियन की संख्या, न्यूक्लियन की संख्या के घनमूल, घनमूल के समानुपाती होती है, घनमूल के समानुपाती होती है। मतलब इन्होंने क्या कहा, रेडियस आर जो है वो समानुपाती होती है किसके, न्यूक्लियस एक के। घनमूल, घनमूल के लिए हम 1/3 लिख सकते हैं। तो देखो समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए स्थिरांक ले लेते हैं, तो आर नोड डॉट ए टू द पावर 1/3। बच्चों आर नोड यहाँ पर जहाँ आर है आपके नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या न्यूक्लियस की रेडियस है, आर नोड क्या है, स्थिरांक है, नियतांक या स्थिरांक, जिसका मान होता है आपके 1.33 इंटू 10 की घात -13 सेमी के आसपास। और एक क्या आपके द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियॉन्स की संख्या, द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियॉन्स की संख्या, न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन की संख्या। तो देखो व्यास को समझाने के बाद इन्होंने त्रिज्या का संबंध बताया। तो इन्होंने कहा कि जो नाभिक होता है, इस नाभिक की त्रिज्या जो न्यूक्लियॉन्स की संख्या के घनमूल के समानुपाती होती है। त्रिज्या यानी आर समानुपाती ए हो गया न्यूक्लियॉन्स की संख्या, घनमूल 1/3 लिख दिया। समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए स्थिरांक ले लिया, इसका मान रख दो। तो आर इज इक्वल 1.33 इंटू 10⁻13 गुणा ए टू द पावर 1/3 सेमी। तो ये होती है किसी भी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या। ठीक है, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो आप। ये 3 हो गई। देखो शुरुआत से देखो एक बार। सबसे पहले जो प्रकीर्णन प्रयोग रदरफोर्ड ने दिया था, सोने की पन्नी पर एल्फा कणों की जब बमबारी की, तो उसी प्रयोग के आधार पर इन्होंने एक परमाणु मॉडल दिया जिसे नाभिकीय मॉडल कहते हैं। मतलब कुल मिलाकर परमाणु के नाभिक के बारे में कंप्लीट ज्ञान किसने दिया, रदरफोर्ड ने। यानी हम कह सकते हैं नाभिक या न्यूक्लियस की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। तो इन्होंने क्या कहा कि परमाणु में एक भारी ठोस नाभिक होता है जिसमें परमाणु के सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन। तथा परमाणु द्रव्यमान में इन न्यूक्लियॉन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, योगदान होता है, या कह सकते हैं इनका जो भार होता है वही परमाणु का भार होता है। तथा भिन्न भिन्न परमाणु में न्यूक्लियॉन भिन्न भिन्न, इट मीन्स भिन्न भिन्न परमाणु का परमाणु द्रव्यमान भी भिन्न भिन्न होता है। फिर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि नाभिक का आकार बहुत कम, यानी हम कह सकते हैं नाभिक परमाणु जो है, परमाणु का अति अल्प या बहुत छोटा भाग होता है। यदि नाभिक के व्यास की कोटि 10 की घात -12 से 10 की घात -13 सेमी, या मीटर में बोलो तो 10 की घात -14 से 10 की घात -15 मीटर कोटि का होता है, तो परमाणु का व्यास
10⁻⁸ सेमी या 10⁻⁻10 मीटर का होता है। हमने इनमें संबंध निकाला, ये देखना चाहा कि भाई परमाणु का आकार नाभिक के आकार से कितना गुना होता है। तो देखो, डायमीटर ऑफ एटम अपॉन डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, यानी परमाणु का व्यास बट्टा नाभिक का व्यास लिख दिया। परमाणु का व्यास 10⁻⁸ सेमी और नाभिक का व्यास 10⁻⁻13 सेमी लिख दिया। तो देखो 10⁻⁻13 ऊपर जाते ही घात प्लस की हो जाएगी। जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। तो देखो घातों को जोड़ दिया तो आपके पास 10 की घात कितनी आ गई, 5। वज्र गुणा कर दो तो DA, परमाणु का व्यास बराबर क्या आ गया, 5 इंटू नाभिक का व्यास, यानी परमाणु का व्यास नाभिक के व्यास का 10⁻5 गुना होता है। यानी परमाणु का व्यास नाभिक के व्यास से 10⁻5 कोटि अधिक होता है। क्लियर। फिर इन्होंने अगला संबंध क्या बताया, इन्होंने कहा कि जो नाभिक होता है, नाभिक की त्रिज्या नाभिक में उपस्थित जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनकी संख्या के घनमूल के समानुपाती होती है। घनमूल के लिए हम 1/3 लिख सकते हैं। तो R समानुपाती A यानी न्यूक्लियॉन्स या द्रव्यमान संख्या 1/3, R = R0 समानुपाती चिन्ह को उठाने के लिए R0 प्रयोग कर लिया। इसको वापस एक बार मिटा देता हूं। R0 वही गुणा में A 1/3 बच्चों। R तो नाभिक की त्रिज्या है, रेडियस है। R0 स्थिरांक या नियतांक है जिसका मान होता है 1.33 इंटू 10⁻13 सेमी, और ए आपके द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियॉन्स की संख्या है। तो यह R बराबर R की जगह मान रख दिया इंटू 1/1/3 सेमी। तो ये एटम की रेडियस, सॉरी एटम में न्यूक्लियस की रेडियस ज्ञात करने का सूत्र या न्यूक्लियस की रेडियस होती है। अब इसी में आगे बात करते हैं हम। तो देखो इसके बाद इन्होंने कहा कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर उपस्थित खाली भाग बाह्य नाभिकीय भाग कहलाता है। तो केंद्र पर उपस्थित भाग को नाभिक कहते हैं और नाभिक के चारों ओर जो खाली भाग है वो बाह्य नाभिकीय भाग कहलाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं या इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। फिर इन्होंने कहा कि भाई परमाणु में जो नाभिक है उस नाभिक के चारों ओर जो आपके ब्लैंक या रिक्त भाग है उसे हम बाह्य नाभिकीय भाग कहते हैं, और बाह्य नाभिकीय भाग में इलेक्ट्रॉन रहते हैं तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। तो किसी भी परमाणु में नाभिक के चारों ओर जो खाली भाग है जहां इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसे बाह्य नाभिकीय भाग कहते हैं, और जो बाह्य नाभिकीय भाग होता है उसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं जिनकी संख्या उतनी होती है जितनी की नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या होती है। क्लियर। फिर लास्ट बात कर लेते हैं इन्होंने। तो इन्होंने लास्ट बात ये कही कि किसी भी परमाणु में नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले अपकेंद्रण बल के बराबर होता है। अपकेंद्रण बल के बराबर होता है तथा
इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर बंद कक्षाओं में, बंद कक्षाओं में तीव्र वेग से गति करते हैं, गति करते हैं। यह आपके रदरफोर्ड की कुछ नाभिक के मॉडल की विशेष बातें। तो पहले तो कह दिया कि परमाणु में एक भारी नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं जिन्हें न्यूक्लियॉन कहते हैं, और इन न्यूक्लियॉन के द्रव्यमान का योगदान परमाणु द्रव्यमान में रहता है, और अलग अलग परमाणु का द्रव्यमान भी क्या होता है, अलग अलग होता है। फिर इन्होंने कहा कि नाभिक जो होता है उसका आकार या व्यास परमाणु के व्यास या आकार की तुलना में क्या होता है, बहुत छोटा होता है। देन उसके बाद इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि परमाणु का व्यास जो होता है वो 10⁻⁻8 सेमी, जबकि नाभिक का व्यास 10⁻12 से 10⁻13 सेमी होता है। अगर हम इनमें तुलना करें तो नाभिक का व्यास जो होता है परमाणु के व्यास से 10⁵ गुना छोटा होता है, या ये बोल दो कि परमाणु का व्यास नाभिक के व्यास का 10⁵ गुना होता है। फिर कहा कि नाभिक की त्रिज्या जो होती है वो न्यूक्लियॉन्स की संख्या के घनमूल के क्या होती है, समानुपाती। उसके बाद कहा कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर उपस्थित खाली भाग को बाह्य नाभिक के भाग कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। एक बात कही कि किसी परमाणु में नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य जितना आकर्षण लगता है वो उतना ही होता है जो इलेक्ट्रॉन पर बाहर से अपकेंद्रण बल लगता है उसके बराबर होता है। एवं इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर बंद कक्षों में तीव्र वेग से क्या करते हैं, गति करते हैं। बच्चों इसी में ये जो चौथे उदाहरण है, इस उदाहरण के आधार पर हम इनके आयतन को भी समझा सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा, रदरफोर्ड ने कहा, रदरफोर्ड के अनुसार, रदरफोर्ड के अनुसार जो नाभिक होता है, नाभिक परमाणु के द्रव्यमान के लिए जिम्मेदार होता है, यानी द्रव्यमान जो होता है वो नाभिक पर निर्भर करता है, के लिए जिम्मेदार होता है। जबकि जबकि बाह्य नाभिकीय भाग, बाह्य नाभिकीय भाग, बाह्य नाभिकीय भाग परमाणु के आयतन के लिए जिम्मेदार होता है, आयतन के लिए जिम्मेदार होता है, जिम्मेदार होता है, तथा परमाणु का आयतन, परमाणु का आयतन नाभिक के आयतन, नाभिक के आयतन का 10⁻15 गुना होता है। ये एक विशेष बात आयतन के सापेक्ष होता है। कैसे देखो निकाल लेते हैं, तो ये लिख दूं मैं, परमाणु का आयतन बट्टा नाभिक का आयतन। तो देखो 10⁻⁻8 सेमी, ये क्या है, व्यास है, आयतन के लिए क्यूब, और ये 10⁻13 नाभिक के लिए इसका भी क्यूब। देखो इसको सोल्व करें हम तो क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ पर देखो 10⁻8 इंटू 10⁻8 इंटू 10⁻8 बट्टे में क्या लिख सकते हैं, 10⁻13 इंटू 10⁻13 इंटू 10⁻13। इसको और आगे सोल्व करें, आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है, तो ये क्या हो जाएगी 10⁻24, और ये हो जाएगी 10⁻- आपके 39। आगे सोल्व करें तो देखो 10⁻24, 10⁻39 माइनस के ऊपर जाते प्लस की हो जाएगी, आधार समान है,
घातें जोड़ दो तो 10 की घात माइनस 24 में जोड़ दो प्लस 39, तो क्या आ गया 10 की घात 15। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि नाभिक के आयतन से परमाणु का आयतन जो होता है वो आपके 10 की घात 15 गुना होता है। कैसे कह सकते हैं? तो ये इस प्रकार निकाल सकते हैं। ये पूरा हुआ बच्चों आपके परमाणु रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। क्लियर? देखो एक बार वापस चर्चा। तो दिया किस आधार पर? प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर एक मॉडल दिया जिसे नाभिकीय मॉडल कहते हैं, यानी कुल मिलाकर नाभिक के बारे में बात की। नाभिक एक भारी ठोस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन कहते हैं। परमाणु का द्रव्यमान न्यूक्लियन के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। फिर इन्होंने कहा कि एक अलग अलग परमाणु होंगे तो उनके न्यूक्लियन अलग अलग, मतलब परमाणु द्रव्यमान भी अलग अलग। इसके बाद इन्होंने कहा कि नाभिक बहुत छोटा भाग होता है परमाणु का, जिसकी कोटि 10 की घात 12 से -12 से 10 की घात -13 सेंटीमीटर, और परमाणु का व्यास जो होता है वो आपके 10 की घात -8 सेंटीमीटर होता है। दोनों में संबंध निकाला तो पाया कि परमाणु का द्रव्यमान जो होता है वो नाभिक के द्रव्यमान से 10 की घात 5 गुना, या 10 की घात 5 गुना अधिक होता है। फिर हमने देखा कि न्यूक्लियॉन्स की संख्या का घनमूल जो होता है उसके समानुपाती होती है नाभिक की त्रिज्या। तो ये लिख लिया हमने, सोल्व कर लिया, अपने पास ये आ गया। फिर इन्होंने कहा कि परमाणु जो होता है उसमें नाभिक के चारों ओर जो खाली भाग होता है उसको बाह्य नाभिकीय भाग कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन उस बाह्य नाभिकीय भाग में ही रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन उतने ही होते हैं जितने नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। क्लियर? फिर इसी में इन्होंने कहा कि परमाणु में नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य जो आकर्षण बल लगता है ये उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर क्या लगता है, अपकेंद्रण बल लगता है। तथा ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर बंद कक्षाओं में तीव्र वेग से क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। अगर यहाँ पर हम नाभिक के आयतन और परमाणु के आयतन में संबंध देखें तो रदरफोर्ड ने कहा कि नाभिक के परमाणु के द्रव्यमान के लिए, नाभिक जो होता है वो परमाणु के द्रव्यमान के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि आयतन के लिए जिम्मेदार कौन होता है, बाह्य नाभिकीय भाग। परमाणु का आयतन जो होता है वो नाभिक के आयतन से 10 की घात 15 गुना होता है। कैसे होता है? तो परमाणु का आयतन बटा नाभिक का आयतन, तो परमाणु की अपने व्यास 10 की घात -8 का क्यूब कर दिया, नाभिक के आयतन में इसके व्यास का क्यूब कर दिया, सोल्व कर दिया तो अपने पास क्या आ गया, 10 की घात 15। क्लियर? तो ये था बच्चों आपके रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। तो देखो इस मॉडल से जो अपने को मेन चीज प्राप्त हुई कि ये एक क्या है, नाभिक है जिसके चारों ओर ये क्या है, बाह्य नाभिकीय भाग है। ये अपने क्या है, बाह्य नाभिकीय भाग। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो यहाँ रहते हैं आपके नाभिक में। ये क्या है, नाभिक जिसमें क्या रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और P और N को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, A या न्यूक्लियन कहा जाता है। और इस न्यूक्लियन के चारों ओर ये जो आपको, ये मैं जिन पर निशान कर रहा हूं, ये जो दिखाई दे रहे हैं, इस पूरे क्षेत्र को इन्होंने क्या कहा, बाह्य नाभिकीय भाग का। क्या कहा, बाह्य नाभिकीय भाग, जिसमें क्या रहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं जो तीव्र वेग से क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। ठीक है? अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य जो आकर्षण लग रहा है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के मध्य जो आकर्षण लग रहा है, वो आकर्षण बल यहां बाहर की ओर से इस पर जो अपकेंद्रण बल लग रहा है, इस अपकेंद्रण बल के क्या है, बराबर होता है। यानी नाभिक के परमाणु मॉडल को हम सोलर मॉडल भी कह सकते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी जो होती है, उस पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सेम उसी प्रकार नाभिक जो होता है उस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है बच्चों? तो ये हो गया आपके रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। बच्चों रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल के दोष देख लेते हैं। तो नाभिकीय मॉडल के दोष, नाभिकीय मॉडल के दोष या कमियां। तो बच्चों सबसे पहले यह मॉडल
परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं बताता है। कैसे नहीं बताता वो सुनो। ये मॉडल स्थायित्व के बारे में नहीं बताता। कैसे भाई, यहां पर ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, जबकि मैक्सवेल का अगर सिद्धांत पढ़ें तो मैक्सवेल ने कहा है कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन सर्पिलाकार चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार, ये इस प्रकार चक्कर लगाते हैं सर्पिलाकार। और चक्कर लगाते लगाते क्या होगा, इनकी ऊर्जा में कमी आएगी और एक समय ऐसा आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, नाभिक में। मतलब इलेक्ट्रॉन और नाभिक में टक्कर होगी और उस हिसाब से क्या होना चाहिए, परमाणु अस्थायी होना चाहिए, जबकि इन्होंने परमाणु को स्थायी माना है। मतलब इन्होंने स्थायित्व के बारे में कुछ नहीं बताया। तो ये मॉडल स्थायित्व के बारे में नहीं बताता है। मैक्सवेल के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो ऊर्जा खर्च होती है। अतः अंत में इलेक्ट्रॉन ऊर्जाहीन होकर नाभिक में गिर जाएगा। अर्थात परमाणु अस्थायी होता है। तो मैक्सवेल की बात को लागू करें तब तो ये परमाणु क्या होना चाहिए, अस्थायी। मतलब स्थायित्व की कोई चर्चा नहीं की। दूसरी चीज, रदरफोर्ड के अनुसार ऊर्जा जो होती है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, वो लगातार खर्च होती है, सतत खर्च होती है। और अगर लगातार खर्च हो रही है तो स्पेक्ट्रम में सतत स्पेक्ट्रम बनना चाहिए। लेकिन इनकी ऊर्जा का जब स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो रेखीय या असतत स्पेक्ट्रम बनता है। इसका मतलब क्या हुआ, ऊर्जा लगातार खर्च नहीं होती है। रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का व्यय लगातार होता है। अतः स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, परंतु ऊर्जा का स्पेक्ट्रम रेखीय या असतत प्राप्त होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लगातार खर्च नहीं होती है। ये रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल की क्या है, दो कमियां हैं बच्चों, जो इस मॉडल के अंदर दोष उत्पन्न कर देती है। क्लियर। तो ये था आपके नाभिकीय मॉडल में कोई भी समस्या हो आप आराम से दोबारा डिस्कस कर सकते हो। परमाणु भार में संबंध, व्यास में संबंध, आयतन में संबंध, उनकी त्रिज्या में घनमूल के सापेक्ष संबंध, ये सब बताया है। फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर देना, आपको वापस समझा दिया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।